तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज होने वाला था स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट का पहला एपिसोड और आज की ड्राफ्ट से हमें यह पता चल गया कि जो ड्राफ्ट है वो कभी किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ एक्सपेक्टेड पिक्स तो थे ड्राफ्ट के अंदर, बट कुछ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पिक्स भी थे। ब्रॉक लेसनर कौन से ब्रांड में जाने वाले हैं उसका भी पता हमें चल चुका है, साथ साथ हमें शो में एज का रिटर्न भी देखने को मिला। तो हम उन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आप बस एक काम कर दो, हर बार की तरह इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और शो की शुरुआत होती है ड्राफ्ट के पहले राउंड से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसके लिए कोई भी मिकमैन देखने को नहीं मिले। हमने देखा कि एडम पियर्स एंड सोनिया डेविल आए हुए हैं ड्राफ्ट के पिक्स के लिए और ड्राफ्ट के राउंड 1 के सबसे पहले पिक बनते हैं वो सुपरस्टार जिनको लेके कोई भी डाउट नहीं था, सबको पता था कि वही होने वाले हैं, हमारे हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, और वो स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं। सेकंड पिक होता है रॉ के लिए और रॉ चूज करती है डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बिगी को। अब रोस्टर के ऊपर ये जो दोनों टॉप सुपरस्टार्स हैं, हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन एंड यूनिवर्सल चैंपियन, ये एक्सपेक्टेड था कि इन दोनों अपने अपने ब्रांड्स में ही रहने वाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शॉकर आता है तीसरे पिक पे, जहां शार्लेट फ्लेयर रॉ वुमेन्स चैंपियन शिफ्ट हो गई है स्मैकडाउन के अंदर। अब अगर शार्लेट फ्लेयर रॉ से स्मैकडाउन में आ रही है तो फिर रॉ को भी कोई चाहिए ना, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने फोर्थ पिक किया है बियंका ब्लेयर को और बियंका ब्लेयर मूव कर रही है रॉ के अंदर। तो कुछ इस तरह से ड्राफ्ट का पहला राउंड खत्म होता है। अब ड्राफ्ट के पहले राउंड के तुरंत ही बाद हमें देखने को मिलते हैं रोमन रेंस रिंग में थे अपने वाइज मैन पॉल हेमन के साथ और वो अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं वहां पे कि कैसे वो नंबर 1 पिक बन गए हैं ओवरऑल। इसलिए वो वहां की ऑडियंस को बोलते हैं एक्नॉलेज करने के लिए, और ऑडियंस जो है सचमुच एक्नॉलेज कर भी रहे थे। वो लोग रोमन के चैंट्स लगा रहे थे, लेकिन तभी माइक लेते हैं हमारे वाइज मैन पॉल हेमन और पॉल हेमन कहते हैं कि तुम्हारे ये जो चैंट्स है ना वो रोमन के कानों तक पहुंच नहीं रहे हैं, जरा और जोर से चैंट्स करो। और उसके बाद वाइज मैन ने सबको धमकी देनी शुरू कर दी कि कैसे रोमन रेंस ने अनडिफिटेड डीमन को हरा दिया है और वो सेम ही काम करने वाले हैं बीस्ट लेसनर के साथ भी। और तभी म्यूजिक प्ले होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का और ब्रॉक लेसनर चल के आते हैं रिंग में एंड फेस टू फेस होता है रोमन रेंस के साथ। अब दोनों एक दूसरे के सामने आते ही सबसे पहला बार रोमन ने कर दिया जब वो अटैक करने लगते हैं हमारे लेसनर के ऊपर, और यहाँ पे शॉकिंगली लेसनर को 7-8 पंचेस लेने पड़े रोमन रेंस के हाथों, जो कि देखना अपने आप में ही थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि आपको पता है लेसनर की बुकिंग हमेशा ऐसी रही है कि लेसनर सबको डोमिनेट करते हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर बेबी फेस का है तो लेसनर को भी मार पड़ सकती है। लेकिन दूसरे बेबी फेसेस में लेसनर के बीच में फर्क होता है और हमें वही देखने को मिला जब लेसनर ने वापस से अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर। लेसनर लगाते हैं 2 कंटिन्यूअस जर्मन सुप्लेक्स, लेकिन उसके पहले कि वो कुछ और करने जाते हैं वहां पे आ जाते हैं ऊसोस, और ऊसोस ने थोड़ी कोशिश करी कि वो लेसनर को ठंडा कर सके, लेकिन एज एक्सपेक्टेड उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। लेसनर सबसे पहले दोनों ऊसोस के ऊपर जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं और उसके बाद रोमन रेंस की तरफ स्ट्रेट डाउन करके वो ऊसोस के ऊपर F5 भी लगा देते हैं। लेकिन मामला जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि कुछ देर बाद हमें बैकस्टेज सुनने को मिलता है खुद ब्रॉक लेसनर से कि उनके जो दोस्त हैं पॉल हेमन, उनकी वजह से वो एक फ्री एजेंट बन चुके हैं और वो किसी भी ब्रांड में कभी भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद रोमन रेंस और ऊसो जरा भी खुश नहीं होते हैं। वो पकड़ते हैं पॉल हेमन को और बोलते हैं कि अच्छा ब्रॉक लेसनर तुम्हारा दोस्त है तो फिर मैं तुम्हारा कौन हूँ। बट हमको पता है कि इन सब के अंदर सबसे बड़े एक्टर हैं हमारे वाइज मैन पॉल हेमन, और पॉल हेमन की जो वो एक्सप्रेशन थी ना उस टाइम में वो एकदम देखने लायक थी। पॉल हेमन एकदम रो ही पड़े थे उनके सामने। और फिर रोमन रेंस ने पॉल हेमन को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो रॉ में जाए और वहां जाके ये कंफर्म करे कि जो उनके ब्रदर्स हैं ऊसोस वो दोनों स्मैकडाउन में ही रहने चाहिए। अब ये कहे कि रोमन रेंस ने मंडे नाइट में जो ड्राफ्ट होने वाली है उसके लिए ऑलरेडी हाइप कर दी है। हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि ब्लड लाइन वाली टीम का ब्रेकअप अभी ना हो, लेकिन बाई चांस अगर ऊसोस एंड रोमन रेंस अलग हो गए तो पॉल हेमन की तो खैर नहीं है। और दूसरी तरफ मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर को एक फ्री एजेंट बनाना डब्ल्यूडब्ल्यू का एक अच्छा मूव है, क्योंकि देखो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर को कोई एक ब्रांड की जरूरत नहीं है। जब भी किसी ब्रांड को ब्रॉक लेसनर की जरूरत पड़ेगी ब्रॉक लेसनर वहां पे अपीयर हो सकते हैं, और इससे क्या होगा ना, ब्रॉक लेसनर की जो अपकमिंग मैचेस होने वाली है फिर फ्यूड्स होने वाली है उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और वो काफी सुपरस्टार के साथ डिफरेंट फ्यूड्स कर सकते हैं। अब शो की शुरुआत अगर ऐसे धमाकेदार तरीके से हुई है तो एज एक्सपेक्टेड डब्ल्यूडब्ल्यू को अगली चीज कोई ठंडी ही दिखानी है, और सेम होता है जब हमें नेक्स्ट एक मैच देखने को मिलता है केविन ओवेंस एंड हैप्पी कॉर्बिन के बीच में, जहां रिंग साइड में रिडिक मॉस भी होते हैं, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिडिक मॉस का नाम भी चेंज कर दिया, उनको अब मैट कैप मॉस बुला रही है। किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस फ्यूड एंड इस मैच के अंदर, तो हम जल्दी से मैच के रिजल्ट की तरफ आते हैं। और रिजल्ट की बात करें तो रिडिक मॉस के डिस्ट्रैक्शन से केविन ओवेंस इस मैच को हार चुके हैं, जहां कॉर्बिन ने उनको पिन कर लिया। अब केविन ओवेंस के साथ वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है। मैं यही होप कर रहा हूँ कि वो ड्राफ्ट में जहां पर भी जाएं वहां उनकी कुछ अच्छी बुकिंग हो। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट का राउंड 2 और राउंड 2 के सबसे पहले ही पिक बनते हैं एक बहुत बड़े सुपरस्टार, और स्मैकडाउन में आ चुके हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर। काफी हद तक एक्सपेक्टेड था ये, इसके रूमर्स बहुत दिनों से चल रहे थे और हमें सेम चीज देखने को भी मिली, और मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन भी है डब्ल्यूडब्ल्यू का। ड्रू मैकिंटायर के लिए स्मैकडाउन में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। बट राउंड 2 की सेकंड पिक बनते हैं रॉ टैग टीम चैंपियंस
के ब्रो एंड ड्राफ्ट में उनको रॉ में ही रखा गया है। बट नेक्स्ट जो पिक बनते हैं वो मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग है, क्योंकि रॉ से स्मैकडाउन में आ चुके हैं न्यू डे। अब हमें ये लग रहा था कि शायद WWE इस बार न्यू डे को ब्रेकअप ना करे, क्योंकि बिगी ऑलरेडी WWE चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन WWE ने कुछ अलग रास्ता अपनाया एंड वो जेवियर वुड्स, कोफी किंगस्टन को बिगी से अलग ही रख रहे हैं। नेक्स्ट राउंड 2 के फोर्थ पिक बनते हैं एज, और एज मूव हो चुके हैं रॉ के अंदर। वैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि एज रॉ में मूव हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में एज को स्मैकडाउन में रखा था और उसकी कई अलग अलग रीजंस थी, और चैनल पे जाके मेरी वीडियो में देख सकते हो। अब इसी राउंड के बाद वहां पे अपीयर होते हैं एज, और एज आज के शो के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइज थे, जहां वो सेथ रॉलिंस के चैलेंज को आंसर करने वाले थे। एज रिंग में आके सबसे पहले वही बता रहे होते कि कैसे रॉलिंस ने उनके ऊपर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में अटैक कर दिया था। वैसे वो कोई अटैक तो नहीं था, मैच के अंदर ही सेथ रॉलिंस ने एज के ऊपर कर्व स्टॉम्प लगा दिया था। और एज वही बता रहे होते कि कैसे रॉलिंस जानते हैं कि एज जो है 100% नहीं है, और रॉलिंस ने इसी बात का एडवांटेज लेके एज को इसी टाइम में चैलेंज किया है। लेकिन इससे पहले कि इनके बीच का मैच क्राउन ज्वेल के लिए कंफर्म हो पाता, हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन में दिखाई देते हैं सेथ रॉलिंस, और हमें ये देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस जो है वो एज के घर में बैठे हुए हैं। और ये देख के हमारे एज जो है वो रिंग छोड़ के भागने लगते हैं, लेकिन लगभग 750 किलोमीटर क्रॉस करके अब थोड़ी ना से पहुंच जाओगे कनाडा में। लेकिन हमें कुछ देर सेथ रॉलिंस को ही देखने को मिलते हैं जब वो एज के घर में मजे ले रहे होते हैं, और बंधु एज का क्या घर था, मतलब सेथ रॉलिंस जो है वो एज के घर में घूम रहे थे, और हमें एज का पूरा घर देखने को मिल भी रहा था। और हमें यही देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस जो है वो एज के सोफा में डाइनिंग में बैठ के चिल कर रहे हैं, एज के बच्चों की पेंटिंग्स देख रहे हैं, फ्रिज से निकाल के वो जूस पी रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं। अब देखो कुछ दिनों के अंदर इनके बीच में जो मैच है क्राउन ज्वेल में वो ऑफिशियल होने ही वाली है। WWE बस इसको थोड़ा सा खींच रही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमें एक मैच की स्टार्टिंग देखने को मिलती है कार्मेला एंड लिव मॉर्गन के बीच में। मतलब दोनों आए तो मैच के लिए ही थे, लेकिन दोनों के बीच में कुछ हो जाता है। कार्मेला कहाँ से मास्क पहन के आ जाती है और मैच कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। क्या मतलब था इस सेगमेंट को स्मैकडाउन के अंदर डालना, मेरी तो समझ के बाहर है। जब एक्सट्रीम रूल्स के अंदर कार्मेला को हरा के लिव मॉर्गन ने क्लीन जीत ले ली है, तो दोबारा से इन दोनों का सामना सामनी आने का क्या मतलब है। और आपने तो वैसे भी मैच कराया ही नहीं, बट इस तरह से WWE ने स्मैकडाउन के अंदर 10 मिनट वेस्ट कर लिए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ड्राफ्ट का तीसरा राउंड, जहां पहले पिक होते हैं बैरन कॉर्बिन एंड मैट कैप मॉस, और वो स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं। सेकंड पिक आते हैं रिया रिप्ली या निकी एच, जो है WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस, और वो भी रॉ में ही रहने वाले हैं। थर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक आता है NXT से, और NXT से हिटरो वाली टीम स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुकी है। हिटरो टीम के मेन रोस्टर में डेब्यू होने का रूमर्स पहले से चल रहा था, और हमें सेम चीज ड्राफ्ट में भी देखने को मिली। और राउंड 3 के फोर्थ पिक होते हैं कीथ बियर कैट ली, और उनको अभी भी रॉ में ही रखा गया है। ये भी मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कीथ ली को स्मैकडाउन में मूव कर दिया जाए, क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर एक मॉन्स्टर हिल की जरूरत शायद ज्यादा है, लेकिन WWE की सोच शायद कुछ और होगी। अब देखते हैं कीथ ली रॉ में क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट हमें एक 8-मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां एक साइड होते हैं न्यू डे एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और दूसरी साइड होते हैं अल्फा एकेडमी, यानी कि चैड गेबल एंड ओटिस एंड रूड एंड जिगलर। कोई स्टोरी लाइन की मैच नहीं थी ये, बस न्यू डे का स्मैकडाउन के अंदर एक वेलकम मैच जैसा था। मैच की क्वालिटी की बात करें तो मैच के अंदर न्यू डे एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं, तो क्वालिटी हमें काफी डिसेंट देखने को मिली। और एंडिंग की बात करें तो यहाँ पे न्यू डे ने रॉबर्ट रूड को पिन करके अपनी टीम को जीत दिला दी है। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट का राउंड 4, जो कि आज के ड्राफ्ट का लास्ट राउंड था, और इस राउंड के अंदर जो पहली पिक होती है उसको देख के सोनिया डेविल को ज्यादा खुश होती नहीं है, क्योंकि नाम यहाँ पे आता है नायोमी का, और नायोमी ड्राफ्टेड हो चुकी है स्मैकडाउन के अंदर। जाहिर सी बात है अभी नायोमी की जो स्टोरी लाइन है वो रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन के आसपास चलने वाली है, तो उनको तो स्मैकडाउन में ही रखना है। राउंड 4 के सेकंड पिक होते हैं मिस्टीरियोस एंड डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो मूव हो चुके हैं रॉ के अंदर। नेक्स्ट थर्ड पिक होते हैं स्मैकडाउन के लिए, और स्मैकडाउन में आ चुके हैं द करिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी। एंड 2021 के ड्राफ्ट का जो लास्ट राउंड का लास्ट पिक होते हैं वो होते हैं NXT का सुपरस्टार, और NXT से रॉ में ड्राफ्ट हो चुके हैं ऑस्टिन थ्योरी। अब यहाँ जाके फर्स्ट डे का जो ड्राफ्ट है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद आता है आज के स्मैकडाउन का मेन इवेंट, जो कि था रेसलमेनिया के मेन इवेंट का रीमैच साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर, और साथ में हमें कमेंट्री में बेकी लिंच भी देखने को मिली। अब इस मैच को मैं अच्छा बुरा क्या बोलूं, दोनों ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि वो दोनों कैसे परफॉर्मर्स हैं, और यहाँ पर भी दोनों की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच थी। लेकिन मैच के साथ साथ बेकी लिंच भी कॉमेडी टेबल पे माइकल कोल के साथ झगड़ा कर रही थी बैठ के, कुछ ऐसे सिमिलर वे में जैसे माइकल कोल और बेली के बीच में नहीं चलती बातें, जहां बेली जो है माइकल कोल की पीछे पड़ी रहती है हमेशा, बेकी लिंच भी कुछ वैसा ही कर रही थी। लेकिन मैच की एंडिंग की बात करें तो क्योंकि बेकी लिंच साइड में बैठी हुई थी, उनको तो कुछ करना ही था वहां पे, तो वो एंड पे ना क्या करती है, बियांका ब्लेयर की जो वो लंबे बाल है उसको पकड़ लेती है, और रेफरी इसको नोट करता नहीं है, और बियांका ब्लेयर को रोल अप के सहारे पिन करके साशा बैंक्स जीत जाती है इस मैच को। वैसे सही है, बियांका ब्लेयर ने
साशा बैंक्स को रेसलमेनिया में पिन किया और उसका एक छोटा सा बदला साशा बैंक्स ने स्मैकडाउन में ले लिया। और अब क्योंकि बियांका बेलेयर के पास अभी चैंपियनशिप नहीं है तो उनके ऐसे छोटे छोटे डिफीट्स हमें देखने को मिलेंगे ही। लेकिन WWE को हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ड्राफ्ट के लिए और भी कुछ हाइप करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे शार्लेट को बुलवा लिया और शार्लेट वहां पे आके अटैक कर देती है बियांका बेलेयर साशा बैंक्स के ऊपर। और स्मैकडाउन की एंडिंग तब होती है जब शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप को ऊपर करके रेस कर रही होती है और हमें यह बताया जाता है कि दोनों चैंपियंस जो है वुमेन डिवीजन की वो स्मैकडाउन के अंदर है। अब रॉ के ड्राफ्ट में देखना पड़ेगा कि रॉ के लिए कौन सा वुमेन्स चैंपियन जाएगा। अब ओवरऑल शो की बात करें तो शुरुआत के जो सेक्शन थे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के और लास्ट का जो मैच था, और बीच में से अगर ड्राफ्ट को निकाल दे तो बीच के जितने सारे मैच थे वो उतने खास नहीं थे, वो सारे मैचेस फिलर के तौर पे ही यूज किए गए थे। अब हमें ये देखना है कि मंडे नाइट रॉ के ड्राफ्ट के अंदर WWE क्या क्या सरप्राइजेस प्लान करती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।